हेलो एंड वेलकम टू आज अकेडमी। व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो इस दिन हम कर रहे हैं मॉनिटरी पॉलिसी। हमारा पहला लेक्चर इसका हो गया है। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करूँगा आपके लिए, सो देख आपको इस और उस लेक्चर में थोड़ा कनेक्शन बने। हमने किया था वहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी, मैंने आपको बताया था एक टूल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पॉलिसी होती है आरबीआई की, जिससे ये मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में होती है उसको कंट्रोल करती है। तो फिर मैंने बोला कि जो आरबीआई है उसके पास दो तरह के टूल्स होते हैं जिनसे ये मॉनिटरी सप्लाई या जो मनी सप्लाई होती है इसमें इकोनॉमी उसको कंट्रोल कर सकता है। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्या होता है? क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने को बताए थे, बैंक रेट होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, केस रिजर्व रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो और इसके साथ साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल परसुएशन, इसके साथ साथ राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो आज हम करने वाले हैं क्वालिटेटिव टूल्स, इसके साथ साथ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला जो हम करने वाले हैं वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट नाम से पता चलता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, पहले कुछ चीज होना चाहिए उसका मार्जिन। देखो, ये वो पार्ट ऑफ लोन होता है, वो पार्ट ऑफ लोन जो एक बारोवर बैंक से नहीं ले सकता, जो एक बारोवर बैंक से नहीं ले सकता अगेंस्ट जो ऑलरेडी उसको वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी थी कि हाँ आपको 3 लाख दिया जाएगा, लेकिन अब पूरा 3 लाख इसको नहीं देते हैं। तो वो अमाउंट जो वो नहीं देते हैं इसको 3 लाख में, जो बारोवर नहीं ले सकता, उसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 लाख, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख सिक्योरिटी वैल्यू थी कि हाँ 3 लाख को मुझे लेना है लोन, लेकिन अब बैंक 2.9 लाख देती है इसको। ठीक है, अगर 2 पॉइंट मतलब 10 के जो 10,000 थे वो उसने बैंक ने इसको नहीं दिए। ठीक है, तो मतलब ये 10,000 बैंक ने मार्जिन अपने पास रखे थे। अदरवाइज जो सिक्योरिटी में मेंशन था कि 3 लाख इसको देने हैं, वैल्यू इतना था सिक्योरिटी का, लेकिन अब मार्जिन 10,000 बैंक ने अपने पास रखा और 2.9 लाख बारोवर के दिए। तो मतलब ये 10,000 बारोवर नहीं ले पाया, तो इसको हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, द पार्ट ऑफ लोन अमाउंट विच कैन नॉट बी बारोड ये फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दैट वाज ऑफर्ड। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 3 लाख था, लेकिन 10,000 ये लोन अमाउंट नहीं ले सकता बैंक से, क्योंकि ये मार्जिन रखना है किसके पास? बैंक के पास। इसको बोलते हैं हम मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, अब इससे क्या होगा? अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे, मतलब बैंक अब लोन अमाउंट में से ज़्यादा पैसा, अगर 10,000 अब 20,000 अपने पास रखेंगे, तो जो बारोवर है, जो इकोनॉमी मार्केट जो पर्सन है, उसके पास क्या बचेगा? कम लोन अमाउंट वो ले सकता है, मतलब मार्केट में पैसा कम आएगा। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो एक टूल होता है आरबीआई के पास जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। कैसे? हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को ज़्यादा कर देंगे, तो मार्जिन गवर्नमेंट सॉरी आरबीआई या किसी और बैंक को अपने पास ज़्यादा रखना है। इससे क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट अपने पास रखेगा तो लोगों को कम देगा। ठीक है, तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा कम आएगा। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, देखो राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बारोवर या कोई भी जो जिसको इंटरेस्ट हो बैंकिंग में, वो कुछ भी लोन या कुछ अमाउंट ले सकता है बैंक से। तो बैंक क्या कहता है कि आपको जो एक सीलिंग रखी जाती है कि इसके आगे आप लोन या कोई अमाउंट नहीं ले सकते। मांगने पे तो कोई कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी मतलब कह सकता है कि मुझे ये दे दो, इतना अमाउंट दे दो, 10 करोड़, 20 करोड़। तो लेकिन इसमें क्रेडिट सीलिंग होती है कि बस इतना आपको ऑफर किया जा सकता है। एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आपको इतना दे सकता है, इससे ज़्यादा आपको लोन या कोई अमाउंट नहीं दे सकता। उसको हम कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, मतलब वो क्रेडिट सीलिंग मतलब होगी इसका एंड। ठीक है, टॉप फाइनल पोजीशन। क्रेडिट सीलिंग वो अमाउंट ऑफ लोन होता है जो फाइनल एक बारोवर को दिया जा सकता है। इसके बाद अगर वो कुछ मांगता है वो नहीं दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि बैंक कुछ भी मतलब अगर ये क्रेडिट सीलिंग या राशनिंग ऑफ क्रेडिट नहीं होता तो बैंक जितना चाहता था वो दे सकता था। इसका मतलब लोगों के पास जितना चाहिए था उससे ज़्यादा पैसा आएगा, अपनी विशेष पूरी करने के लोग बहुत बहुत सारा पैसा आएगा। तो मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आएगी, तो इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसलिए राशनिंग का क्रेडिट ज़रूरी है कि उतना ही अमाउंट जो बैंक
आपको ऑफर करता है मैक्सिमम अमाउंट कि आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, उसको कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। लेकिन ये कौन करता है? वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसको कंट्रोल है आरबीआई का, वो राशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्योंकि आरबीआई इनसे कहता है कि आप इतना अमाउंट मैक्सिमम किसी बोरोवर को, किसी लोन जो लेने वाला हो उसको इतना अमाउंट दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, वो होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो अब इससे क्या होगा? अगर ये नहीं होता, तो पहले भी बोल चुका हूं कि अब कितना भी अमाउंट कोई मांग सकता था लोन, तो उसको इतना दिया जाता। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आता, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती। ओके, तीसरा पार्ट या तीसरा टाइप जिसको हम कहते हैं मॉरल परसुएशन। देखो मॉरल परसुएशन क्या होती है। देखो आरबीआई जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जिनकी रजिस्ट्रेशन कंट्रोल है आरबीआई का, उनको आरबीआई की पॉलिसीज, इसके डायरेक्टिव्स, इसके रेगुलेशंस को मानना जरूरी है। अब आरबीआई ऐसे पॉलिसीज और ऐसे डायरेक्टिव्स बनाता है जिससे जो बैंक है उनको अपनी मनी सप्लाई, सर्टेन मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, अपने पास रखनी है और इकोनॉमी में इतनी देनी है, वरना वो अपने डिजायर्स या अपने फायदे के लिए कुछ भी दे सकते थे, लैंड कितना भी कर सकते थे। लेकिन आरबीआई की पॉलिसीज और रेगुलेशंस और डायरेक्शन से अगर उस बैंक पे चाहे वो मॉरल प्रेशर पड़े या फिर फोर्स का प्रेशर, जो भी प्रेशर हो उस पर वो पड़े, लेकिन उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई वो अपने पास जितना रखना चाहिए था उसको आरबीआई के साथ अपने पास उतना रखेगा, सारा कुछ लोन या कुछ और नहीं देगा। तो वो होता है मॉरल परसुएशन, यानी कुछ मॉरल ओब्लिगेशन या कुछ रेगुलेशन डायरेक्शन से क्या होगा कि बैंक को आरबीआई का मानना है। पहले जो दो थे, चाहे राशनिंग ऑफ क्रेडिट या उसके साथ साथ हमने क्या किया था, चाहे राशनिंग ऑफ क्रेडिट या मार्जिनल रिक्वायरमेंट, वो दोनों चीजें जो थी वो तो एक क्वालिटेटिव टूल था। लेकिन ये जो है ये एक मॉरल ओब्लिगेशन है, इथिकल ओब्लिगेशन है, ये आपको मानना ही मानना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मॉरल परसुएशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, अब वर्च्यू ऑफ इट्स मॉरल एंड इथिकल ओब्लिगेशन, एक बैंक को ये चीजें माननी होती है। सो एक क्वालिटेटिव टूल है बैंक के पास। तो ये सारे जो थे ये आपके क्वालिटेटिव टूल्स थे, चाहे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट या मॉरल परसुएशन। अब इनमें जो करना है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। देखो इसको हम आराम से समझो। गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोला गया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। किसके दरमियान था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के दरमियान, ये दो स्टेक होल्डर्स थे। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें ये करना है, ये करना है। इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में लिखा गया था एग्रीमेंट में, ये करना है, ये करना है। उसको मीट करने के लिए यानी उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई कि जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में जो जो चीज़ें लिखी हैं उनको अब फुलफिल करना है, इसलिए मुझे एक कमेटी चाहिए जिसको मैं कहता हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जो ये कमेटी थी ये क्यों बनाई गई? इस कमेटी को काम दिया गया था कि जो इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो इन पे लागू की जाए आरबीआई पे। तो आरबीआई पे क्या हुआ? आरबीआई को कहा गया कि आपकी जो बाकी जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ साथ आपको एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं कि आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी आप देखो कि इन्फ्लेशन तो नहीं हो रही है, ठीक है, उसको टारगेट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन टारगेटिंग आप करो, लेकिन ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रॉब्लम हो उससे। क्योंकि ये दो चीजें होती है ना, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपस में मतलब एक को अप करो, ज्यादा अप करो तो दूसरा डाउन हो जाता है, ये प्रॉब्लम होती है, इनको बैलेंस करना होता है। अगर आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग करोगे तो इकोनॉमी में कम पैसा लाने की कोशिश करोगे तो उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, फिर एक रिसेशन से आ जाता है, तो वो जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो स्लो होती है, डाउन होती है। सो अगर आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हो तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को असर पड़ सकता है, लेकिन आपको बैलेंस करना है दोनों चीजों को, इन्फ्लेशन टारगेटिंग और उसके साथ साथ माइंड में इकोनॉमिक ग्रोथ भी रखना है। तो इसमें क्या कहा गया था आरबीआई को? आरबीआई को कहा गया कि इस एग्रीमेंट में आरबीआई जिम्मेदार है कि उसको जो एनुअल इन्फ्लेशन होनी चाहिए हर साल की वो 4% होनी चाहिए। कितनी? 4%। 4% से
अगर ऊपर ज़्यादा होगा कुछ तो वेरिएबल है अप टू 2% अप या डाउन, यानी 4 से आप अगर मैक्सिमम इन्फ्लेशन होगी +2 करो, यानी 6% मैक्सिमम इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अगर कम भी होगी तो मिनिमम 4 में से 2 माइनस करो तो 2%, ठीक है। ये होता है 4%। 4% इन्फ्लेशन, एनुअल इन्फ्लेशन होनी चाहिए, और +-2 यानी कभी 6 भी जा सकती है, कोई टेंशन नहीं, कभी -2, 4-2 भी जा सकती है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन माइंड में रखो कि 4 +-2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कहीं पे तो साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी भी आती है। तो आरबीआई को कहा गया अगर इसमें कुछ चेंज हो गया, यानी इन्फ्लेशन जो हमने टारगेट किया था उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है, और 3 कंजिक्यूटिव मंथ्स में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, जो हमने टारगेट ऑलरेडी किया था 4% +-2, तो आप इसके लिए आंसरेबल हो, यू आर अकाउंटेबल। आरबीआई को जिम्मेदार ठहराया गया कि आपको इसके लिए जवाब देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये क्यों हुआ, आपका इन्फ्लेशन टारगेट जो था 4% उससे ज़्यादा क्यों हुआ। कमिटी में कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कमिटी में कौन था। कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स थे। कितने? 6। 6 में से 3 आरबीआई, क्योंकि 2 स्टेक होल्डर्स थे, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 आरबीआई के थे, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। टोटल 6 थे, 3 मेंबर्स आरबीआई, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो 3 मेंबर्स आरबीआई के थे, इसमें आरबीआई का गवर्नर भी एक मेंबर था, वो मेंबर के साथ साथ एक एक्स ऑफशो चेयरमैन था। एक्स ऑफशो का मतलब होता है बाय वर्चुअल ऑफिस, जिसको अलग से कोई ऑफिस दिया गया था, लेकिन अब उस ऑफिस का जो वो बन गया है, वो जो उसने वो पोजीशन ली है, उस पोजीशन से उसको दूसरा पोर्टफोलियो, या हम कह सकते हैं कि दूसरी जॉब या दूसरी सर्विस भी मिलती है। तो गवर्नर जो आरबीआई का था वो एक्स ऑफशो चेयरमैन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, ठीक है। तो इसको कहा गया था कि मार्च 2021 तक आप इन्फ्लेशन कितना रखोगे, 4% +-2। अभी मार्च जो 2021 आया था उसके 2016 से 4 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स में भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी कि क्या इसने अपने जो टारगेट सेट किए थे मार्च 2021 तक, क्या मार्च 2021 तक उसने फुलफिल किए हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या थी, इसकी जो टारगेट थी इन्फ्लेशन की क्या थी, और उसका एम क्या था। तो दिस ऑल फॉर टुडे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।